हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू IAS फिजिक्स एकेडमी। दोस्तों, ये हमारा सीटेट का ईवीएस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। जिसने नहीं देखा वो देखिए, कम से कम इसके 15-20 वीडियो हो चुके हैं और सब प्ले लिस्ट में अपडेट है। तो इसी सीरीज में आगे चलते हैं। इससे प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास व गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए, कैसे उपलब्ध कराना चाहिए? प्रकरणों में अंतर्निर्मित, पाठ के अंत में, या फिर पुस्तक में अलग स्थानों पर, या फिर इकाई के अंत में, कैसे कराना चाहिए? या के सामने ऑप्शन आप देख लीजिए। तो पहले का आंसर क्या होगा, प्रकरणों के अंतःनिर्मित इसमें करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। विशेषता पुस्तकों परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ईवीएस का यही काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, सबसे बेस्ट? क्या चीज़, किस चीज़ का प्रयोग करना है? गृह कार्य, आवधिक परीक्षाएं, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो। तो ये आसान क्वेश्चन, आप लोग सब जानते हैं। पोर्टफोलियो ही बच्चे का सबसे अच्छा तरीका है जांचने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या फिर प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। क्या करते हैं ये? क्या करते हैं ये? अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कराते हैं। ठीक है, सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन यूज होते हैं इससे बच्चे के। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। ये डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। कैसा? सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यक्ति भिन्नताओं, निरंतरता, अंतर संबंध। देखिए, एक रटता है और एक समझता है। तो क्या क्या चीज़ है ये व्यक्ति भिन्नता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। किसके अलावा? एक विधि छोड़कर बाकी सब है। सहयोगात्मक अधिगम, समस्या निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। क्या है? व्याख्यान। व्याख्यान कभी भी नहीं, मतलब ये सब बड़ों के लिए होता है, बच्चों के लिए कुछ नहीं होता। ये व्याख्यान करना बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम द्वारा समस्या को सुलझानी चाहिए, निर्देशित खोज करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किस चीज़ में सहायता करता है? पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का समीकरण करने में, स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, या फिर शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। किस चीज़ में सहायता करता है ये करता है स्थानीय एवं वैदिक स्तर पर सांस्कृतिक प्रकृति को खोजने और संकल्प और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है? बोलने और सुनने, बोलने, पढ़ने, सुनने। किसके साथ है? पढ़ने में। इसमें बच्चा समझ नहीं पाता कि बी बना हुआ या फिर डी बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है समूह में द्वंद्व, उच्च नैतिक विकास, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। क्या है? उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। नेक्स्ट, अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है? उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से भी नहीं आया था, ओमान से भी नहीं, बांग्लादेश। कहाँ से आता? उज्बेकिस्तान से आया था। इसकी एक बुक याद रखिएगा, तारीख हिंद।
तारीख ए हिंद, ये पूछ सकते हैं। इसने इंडिया के इतिहास के बारे में बताया, हिंदुस्तान के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम टेबल दे रखा है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है उसकी दूरी दे रखी है। तो ये सब दे रखा है, आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है और ये किस टाइम जाती है। तो उससे हमें क्वेश्चन निकालना है कि ये कितना टाइम लगा होगा ऐसे। तो हमें बस इसमें माइनस करना है। जो दूरी दे रखी है 1509 से, किससे माइनस करना है? 530 से। बस माइनस कर लेना, हमारा टाइम निकल आएगा। टाइम हमारा क्या निकलेगा? 979 मीटर। आप लगा निकाल के देखिएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रयोग और प्रायोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उससे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती। किसके द्वारा? अपसारी, अभिसारी, मॉडलिंग, अनुकरण। जब वो सृजनात्मक शिक्षार्थी मानी जाती है और उसका शिक्षण सबसे अच्छा होता है, यानी कि वो उसका चिंतन अप हो गया, यानी कि अपसारी चिंतन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्थ में निहित होते हैं उद्देश्य क्या है? किसको बढ़ावा देना है? शिक्षार्थी स्वायत्तता, वैयक्तिक भिन्नताओं, पुनर्वलन, या फिर ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। इस चीज़ का बढ़ावा देता है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। नेक्स्ट है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे बेस्ट क्या मोटिव हो सकता है इसका? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना हो सकता है, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो क्या होगा? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ठीक है, ना कि पेरेंट्स को खुश करना है फिर विद्यालय का नाम फेमस करना, ऐसा कुछ नहीं। के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। एक शामिल है, बाकी सब शामिल है, तो कौन सा शामिल नहीं है? शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कृति, पौष्टिकता, शारीरिक गठन। तो क्या शामिल नहीं? शारीरिक गठन से, विकास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सारे कारक हैं बाकी। नेक्स्ट देखते हैं। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के विषय में, जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन क्या है? कांसा तांबा कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है, कांसा तांबा कॉपर तथा जस्त जिंक की मिश्र धातु है, कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है, या फिर कांसा एक तत्व है। तो क्या सही? कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, बंजर हो जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वर बन जाती है। जब हम लोग रासायनिक का बहुत सारा यूज़ करेंगे, केमिकल का, तो क्या होगा? बंजर हो जाएगी भूमि हमारी, इसलिए कम से कम यूज़ करिए, ऑर्गेनिक कीजिए, नॉन ऑर्गेनिक नहीं। क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवार है, लकड़ी के फर्श। तो इनमें से क्या क्या सही होगा? सी डी है, बी सी डी, ए बी डी, ए बी सी। कौन सा कथन सही होगा, आप देख लीजिए। तो क्या होगा? निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होगी, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होंगी और लकड़ी के फर्श होंगे, ये तो होगा। मैं पेड़ को तनों से बनी ढालू छतें, ये नहीं, ये तो वहाँ होती है जहाँ पे बारिश होती है, जबकि लेह लद्दाख में बारिश नहीं होती। ये कहाँ होगी? ऐसा मौसम के एरिया में होगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं, बाकी सब है, यानी कि बी सी डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन से उपलब्ध कराने में, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने में,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से या फिर पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो किससे संबंधित? तरुण जो भारत संघ है ये पुरानी झीलें निर्मित करता है, ठीक है, पुनर्निर्मित करता है। नेक्स्ट, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांपों के संदर्भ में क्या कथन है? हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाक यानी कि कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है और सांप को काटे की दवाई सांप को जहर से ही बनाई जाती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? आप देख लीजिए ऑप्शन। कौन सा सही है? नांगरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप ये सही है। और एक कौन सा सही है? जहरीले सांप के 4 मतलब ये अलावा भी सही है। मगर सांप को काटने दवा सांप को जहर से बनाई तो ये गलत है, ऐसा तो नहीं होता। तो यानी कि ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी कहीं ऑप्शन में? हाँ है, ए बी सी ये है, यानी कि बी ए सी। निम्न में से पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण चुनिए। अच्छी गंध, पतला नीला रंगीन द्रव्य, बदबूदार पतला पीला द्रव्य, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। तो क्या है इसका अभिलक्षण? बदबूदार है, गाढ़ा है, गहरे रंग का तेल। नेक्स्ट, निम्न में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा। क्या चीज़ फैलती है? डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है। ये एडीज इजिप्टी से, ये एनाफ्लीज से, और चिकनगुनिया फैलता है, ये मच्छरों से फैलता है, ठीक है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते कौन से होते? सोने चांदी घोलकर बनाए गए पेंट, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, पिसे हुए चावल का रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। तो कौन से पेंट यूज करते हैं लोग? पिसे हुए चावल का रंगीन घोल। मधुबनी कहाँ की पेंटिंग है? बिहार की है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? यानी कि बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक विकलांग भी है और भी हर तरह के बच्चे से पढ़ता है। कैसा है? कैसी शिक्षा? यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, हर तरह के बच्चों को लेकर चलता है स्कूल। नेक्स्ट, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। किसके? घर्षण के बारे में बात कर रही है वो। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो शिक्षिका ने कक्षा में देखिए कौन कौन से उदाहरण वो सही है। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने का कारण लिख पाते हैं। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण कार्य चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। या फिर घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहनों को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो आप इनमें से देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही है, पर ये देख लीजिए। तो देखिए नोक और कागज के बीच घर्षण ना हो तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, तो पहला सही है। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण कारण ही चल पाते हैं। अगर आप कभी चिकनी फर्श हो या फिर मोबिल डाल दीजिए, कोई ऑयल डाल दीजिए, आप चलेंगे तो आप गिर पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर घर्षण नहीं है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोक पाते हैं। अगर ब्रेक जब भी लगेंगे जब घर्षण होगा। तो ये तीनों सही है। अब ये बताइए, जो ऊपर फेंकी कोई वस्तु नीचे की ओर वापस आती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है, ना कि घर्षण कारण। तो ये गलत है। तो कौन सा सही? हमारा ए सही है, बी सही है और डी सही है। ये ऑप्शन देख लेते हैं कौन से। ये है डी ए बी, ए बी डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक पश्मीना शॉल लगभग इतने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। कितने, ये बताना है। तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में कितने घंटों का समय लगता है, ये बताना है। तो देखिए 6 के बराबर होती है और 200 घंटे लगते हैं। 6 के बराबर होती है 250 घंटे लगते हैं। 10 के बराबर होती है 250 घंटे लगते हैं। 10 के बराबर होती है 200 घंटे लगते हैं। तो पश्मीना शॉल जो 10 साधारण स्वेटर के बराबर होती है, पहली बार तो यहाँ पर 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा।
और कितने घंटे लगते हैं? इसे 200 घंटे लगते हैं बुनने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे कि समूह, समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ये सब करके कौन सी विधि अपना रही है वो? प्रतियोगिता पर आधारित सीखना, भाषा निर्देशित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, या फिर मनोरंजन द्वारा सीखना? तो कैसे सामाजिक, जब हम लोग दूसरे से चर्चा में शामिल होने कि सामाजिक गतिविधि के रूप में सीख रहे हैं, ठीक है, सोशल एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ मिलता है? इसे नेपेंथिस भी बोलते हैं, इसे घटपर्णी बोलते हैं। क्या? घटपर्णी। और इसे बोलते हैं कीट भक्षी पौधा भी बोलते हैं, यानी कि मांसाहारी। तो कौन सा पौधा? ये असम मिलता है, मेघालय में, उड़ीसा में, अरुणाचल में। तो आपने सुना होगा कहाँ मांसाहारी यानी कि घटपर्णी पौधा कहाँ होता है? मेघालय में ही मिलता है हमारे देश में। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ग्रीस, पैराफिन, मोम, कोयला, पेट्रोल। तो सब अन्य से भिन्न भिन्न क्या चीज़ है? ग्रीस, पैराफिन, मोम और पेट्रोल, ये सब क्रूड ऑयल से निकलते हैं, लेकिन कोयला, इसका क्रूड ऑयल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो कोयला है। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? जुलाई से सितंबर, अप्रैल से जून, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। यानी कि ये बेसिकली पूछा कि मधुमक्खी कब पाली जाती है, सबसे अच्छा समय पूछा गया इसका। इसका आंसर क्या होगा? अक्टूबर से दिसंबर को मधुमक्खी पाली जाती है, ठीक, सबसे बेस्ट समय। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।